आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, आप लोग सब जानते ही हैं गुरुजी उत्तराखंडी पे हम लोग यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस चला रहे हैं और यूके ट्रिपल एससी में जो आपका लैब असिस्टेंट की पोस्ट आई है उसके लिए हम कोर्स करा रहे हैं। मैं आपको फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अगर इस फिज़िक्स के कोर्स को कम्प्लीटली और यूके ट्रिपल एससी की इस लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए कंप्लीट परचेज आपका जो पैकेज है वो पूरा परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप, जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और आप कॉन्टैक्ट दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ऐप से इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी हम कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे। वो आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड होंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स इसमें हैं। लेकिन आपको कंप्लीट कोर्स परचेज़ करने के लिए हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड ही करनी पड़ेगी। तो चलिए आज आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, जितनी भी हमारे मोशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थी उनको बारे में जाना, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने करे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे बल तथा गति के नियम। तो इससे पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, जैसे कि हमने पढ़ा था चाल के बारे में जिसको हम स्पीड कहते हैं, और हमने वेग के बारे में समझा था जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं, राइट। और हमने एक्सेलरेशन समझा था जिसको हम त्वरण कहते हैं, राइट। और तो ये जितनी भी हमने टर्म्स पढ़ी थी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारे जो भी भौतिकी रूप से आप इन चीज़ों को जब ऑब्जर्व करते हो कि कोई वस्तु चाल कर रही है या कोई वस्तु वेग कर रही है, त्वरण कर रही है, तो हम लोग अगर इसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करें कि अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए डस्टर है, ये डस्टर इस पर आगे मोशन कर रहा है, राइट। या फिर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स है, ये बॉक्स आगे की तरफ चाल कर रहा है एक सतह पर, ठीक है, एक सीधी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो ये जो गति है, ये जो चाल है या वेग है या त्वरण है, इसके होने की वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, किस वजह से ये चाल कर पा रहा है, किस वजह से मोशन कर पा रहा है। तो ये चीज़ आज हम यहाँ समझने वाले हैं, जो इसका रीज़न है। अगर हम सीधे बात करें तो इस वस्तु के पीछे कोई बल लगा हुआ है, कोई फोर्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें मोशन आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसी बल की बात करेंगे और हम इसके बारे में समझेंगे कि ये बल क्या क्या चीज़ें कर सकता है, जो कि आप भौतिक रूप से अपनी दिनचर्या में ऑब्जर्व करते हैं। मतलब रोज़ाना आपकी दिनचर्या में कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व करते होंगे, जिनका एग्जाम्पल हम यहाँ पर भी समझेंगे। जैसे कि आपके पास एक अपना, मान लीजिए एक सूटकेस है, जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले हैं, ठीक है। और आजकल तो सूटकेस में आपको क्या मिल गया है, ट्रॉली जिसे कहते हैं, नीचे से रोलर्स लगे होते हैं, उस रोलर के थ्रू आप इसको आसानी से ले जा सकते हैं खींचते हुए। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया डे टू डे लाइफ में, अगर इसको अपनी जगह से विस्थापित करके या अपनी जगह से इसकी जगह को बदलना है, मैं एक जगह से दूसरी जगह इसे ले जाना चाहता हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इस सूटकेस को ले जाना चाहता हूँ, तो मैं या कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अपने साथ ले जाने के लिए खींचेगा। तो यानी कि वो व्यक्ति इस पे क्या लगा रहा है, किसी प्रकार का बल लगा रहा है। इस वजह से ये वस्तु गति कर रही है। मतलब इस ऑब्जेक्ट में मोशन तभी आ रहा है जब इस पे कोई फोर्स लग रही है। तो यहाँ पर फोर्स हम लगा रहे हैं, हम इस ब्रीफकेस को यहाँ से उठा के बी पोजीशन तक लेके जा रहे हैं। इसी तरीके के आपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल, इवन हम जब चलते हैं तो हम धरती की ओर एक बल लगाते हैं, जिसकी वजह से हम आगे की ओर मूव कर पाते हैं, या फिर अगर पीछे की ओर मूव करना है तब भी हम दोनों ही दिशाओं में क्या करते हैं, धरती की ओर एक प्रतिबल क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम आगे को मूव करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे अलग एग्जाम्पल्स भी आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, जिससे कि हम
जैसे कि अगर आपको एक बॉल है, इस बॉल को आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो आप यहाँ पर एक इम्पैक्ट देंगे। जैसे कि एक फुटबॉलर क्या करता है, वो अपने पैर से बॉल को या फुटबॉल को किक करता है, जिसकी वजह से बॉल गति करके आगे चली जाती है। और एग्जाम्पल्स भी डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर भी किसी ऑब्जेक्ट को चाल, गति, हम बेसिकली गति अगर देना चाहते हैं तो हमें उस पर किसी प्रकार का बल लगाना पड़ता है। वो बल दो तरीके से हो सकता है, जैसे कि मैं मान लूँ अगर सिंपल इस ऑब्जेक्ट को मैं धक्का दूं तो यानी कि इसको धकेलना, तो वो भी एक तरीके का बल है। अगर मैं इसको खींचूं तो खींचना भी एक प्रकार का बल है। तो यानी कि हम इस पर पुश भी लगा सकते हैं और पुलिंग फोर्स भी लगा सकते हैं। या फिर अगर आप देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि एक फुटबॉल है और उसको प्लेयर इस पर किक करता है, तो ऐसे को कहते हैं हम इम्पैक्ट करना। उसके ऊपर हमने एक टक्कर लगा दी और उस टक्कर की वजह से उसको गति मिल गई या ये ऑब्जेक्ट गतिवान हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ समझनी थी वो ये थी कि किस वजह से किसी भी वस्तु में या किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आता है, वो गतिवान किस वजह से होती है, उसके पीछे वजह होती है उस पर लगने वाला बल या फोर्स, राइट। अब ये फोर्स हमें समझना है किस किस प्रकार का हो सकता है। किसी वस्तु की स्थिति को देखकर हम बता सकते हैं उस पर किस तरीके से ये बल लग रहा है। तो बल को यहाँ पर हम दो तरीके का मानते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस या फिर बैलेंस फोर्सेस, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, राइट। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स यहाँ हमारे दो तरीके के हैं। इसको कहते हैं हम संतुलित तो ये हमारा संतुलित बल होता है और ये असंतुलित। संतुलित बल और असंतुलित बल, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को हम यहाँ पर अब समझते हैं। इसका एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पर दोनों एंड से आप इसे खींच रहे हैं, यहाँ पर इस पर कोई बल लगा रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बल x है, यहाँ पर एक बल y है, ठीक है। अगर इन दोनों बलों का परिमाण, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, राइट, तो क्या आपको लगता है वस्तु किसी और जाएगी, कहीं और विस्थापित होगी या ये डिस्प्लेस होगी अपनी जगह से, अपनी जगह को बदलेगी? नहीं। अगर दोनों ही बलों का परिमाण बराबर है, दोनों का मान बराबर है, दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर है, बराबर बल लगाया जा रहा है, तो ये वस्तु अपनी जगह पे रहेगी। ऐसे लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्सेस मतलब वो संतुलित बल है जिसकी वजह से वस्तु के जो स्थिति है उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसे बैलेंस फोर्स भी कह सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए एक टेबल है और टेबल पे एक पुस्तक रखी हुई है, राइट। ये पुस्तक अगर रखी है, बुक रखी है और इसके ऊपर किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है और ये बुक जो है अपनी जगह से कहीं भी मूव नहीं कर रही है, इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, तो यहाँ पर भी एक प्रकार का संतुलित बल काम कर रहा है जो कि बुक का अपना वेट है, राइट। और इसी पे यहाँ ये सरफेस से इस पर प्रतिबल लगा रहा है जिसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं हम, राइट। तो यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर भी एक तरीके की बैलेंस फोर्स है जिस वजह से ये बुक अपनी जगह पर एक पॉइंट पर रुकी हुई है। अब यहाँ पर हम समझते हैं अनबैलेंस फोर्स को। अनबैलेंस फोर्स अगर होगी यानी कि x y के बराबर नहीं होगा तो सबसे पहले तो ये हमारी चीज़ हमें क्लियर हो गई। अगर बैलेंस फोर्स है तो आपको कोई भी मोशन होता हुआ नहीं दिखेगा, राइट, मोशन होता हुआ नहीं दिखेगा। इसका दूसरा भी हो सकता है पॉइंट कि अगर बैलेंस फोर्स है और कोई चीज़ मोशन में है तो लगातार मोशन में ही रहेगी। तो यहाँ पर मैं नो मोशन तो नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखता हूँ कि अगर x = y है तो ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन है, ठीक है, बैलेंस फोर्स की कंडीशन है। इसके केस में एग्जाम्पल अभी हमारा ये वाला चल रहा है कि मैंने एक यहाँ पर बॉक्स लिया और उस बॉक्स में x और y बल मैं लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ बैलेंस फोर्स हो गई और ये हमारी अनबैलेंस हो गई, राइट। अनबैलेंस फोर्स, ये असंतुलित बल है। अब असंतुलित बल में इसमें प्रतिक्रिया आपको क्या कैसी दिखेगी? अगर x बड़ा है y से, राइट, अगर x ज़्यादा तेज लग रहा है y से तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बाईं तरफ को जाना शुरू हो जाएगा, राइट। किस तरफ को? लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा।
और अगर y बड़ा है x से तो ये किधर को जाएगा, दाईं ओर जाएगा, राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, तो ये यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, असंतुलित बल होने की वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आने का या उसमें स्थिति में परिवर्तन तभी आएगा जब उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। अब इसको हम जो भौतिक रूप से चीजें होती हैं हमारे सामने उन पे भी समझते हैं, राइट। जैसे कि क्या समझेंगे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अभी तो हमने समझा संतुलित बल और असंतुलित बल है। अब ये कैसे लग रहा है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि मोशन में भी ऐसा कंडीशन हो सकता है कि संतुलित बल लग रहा हो, मतलब नेट फोर्सेस बराबर हो और वो उसी स्थिति में कंटिन्यू रहे, राइट। तो नेट अनबैलेंस फोर्स अगर नहीं लग रही है तो उसके अनबैलेंस फोर्स अगर नहीं लग रही है, मतलब किसी प्रकार का असंतुलित बल नहीं लग रहा है अगर, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि मान लेते हैं आपने एक यहाँ पर बॉल है, इस बॉल को आपने रोल कर दिया इस डायरेक्शन में, मतलब ये मूव करती हुई जा रही है, बॉल आगे जा रही है, आगे मूव करती हुई जा रही है। तो एक बार आपने इसको धकेल के आगे मूव करा दिया, पुश कर दिया और ये आगे चल रही है। कुछ समय बाद आप इसको देखते हैं कि ये रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो भी इसको फोर्स लगाया था आगे चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर धरती से जो इसका कांटेक्ट है ना, उसकी वजह से यहाँ पर एक घर्षण का बल इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, जिस वजह से क्या होता है, लगातार उस अनबैलेंस फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, ये बॉल रुकने लग जाती है, राइट। इसी तरीके से अगर कोई साइकिल चालक है, साइकिल चालक जब तक पैडलिंग करता है, राइट, अगर कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है और वो पैडलिंग जब तक करता है तब तक ये साइकिल हमारी क्या होती है, मूव करती रहती है। जैसे ही वो पैडलिंग रोक देता है तो जितनी अंतिम वेग वो ले लेता है उतने वेग से साइकिल आगे तो बढ़ती है, लेकिन हल्के हल्के उसका वेग या उसकी चाल कम होने लग जाती है और एक समय पर आके वो रुक जाती है। तो ऐसा कब होता है, जब उस पर विपरीत दिशा में एक बल लगना शुरू हो जाए, तो उस बल में क्या है, एक असंतुलन है। अगर हम इसके वेग में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो भी आपको बल की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर फोर्स के लिए, फोर्स आपको कैसे कैसे दिख सकता है, अगर आप किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, चाहे आप उसके वेग में परिवर्तन लाना चाहते हैं, चाहे उसको अपनी जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना चाहते हैं, चाहे आप उसे कहीं पर प्रक्षेपित करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और वो बल क्या होगा, वो एक अनबैलेंस फोर्स होगी, वो एक असंतुलित बल होगा, जिसकी वजह से जिस दिशा को असंतुलन होगा उस दिशा की तरफ जो वस्तु है वो मूव करेगी, जो ऑब्जेक्ट है वो उसी तरफ को जाना शुरू कर देगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि फोर्स बेसिकली क्या है, फोर्स किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है। और इसको सबसे इनिशियली जो समझा था वो गैलीलियो ने समझा था, और इसी से रिलेटेड फिर आगे हम अभी लॉज ऑफ मोशन, जिसे गति के नियम हैं, जिसको सबसे पहले गैलीलियो ने ही ऑब्जर्व किया था और उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करे थे, जिसको आगे चल के न्यूटन ने भी अपने न्यूटन के जो 3 गति के नियम हैं उसमें देखा गया। वो एक तरीके से क्या है कि एक्सटेंशन मतलब उसी को बढ़ा के अच्छे से ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया न्यूटन ने और अपने नाम से वो गति के नियम दिए। तो अभी हम समझते हैं गति के क्या नियम हैं। सबसे पहले नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम समझते हैं गति का पहला नियम, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। ये सबसे पहले गैलीलियो ने प्रपोज किया था। सबसे पहले गैलीलियो जी ने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एन ऑब्जेक्ट, वैसे जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की है, चाहे आप गैलीलियो की बात करें चाहे न्यूटन्स लॉ की बात करें, बात एक ही है। बस थोड़ा सा न्यूटन ने इसमें कुछ सुधार करे थे, वो आगे हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, राइट। हिंदी में अगर देखें तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। तो कहने का मतलब ये है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, मतलब एक समान रेखीय गति कर रही है, सरल रेखा में गति कर रही है,
तो वो उसी अवस्था में रहने वाली है हमेशा, जब तक कि उस पर उसकी अवस्था को बदलने के लिए कोई बाहरी बल उस पर काम ना करने लग जाए। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख सकते हैं पॉज करके। मैं आगे बताता हूँ इसका एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपने एक स्ट्रेट लाइन में एक बॉल को मूव कराया, एक बॉल को आपने मूव कराया एक स्ट्रेट लाइन में, और वो स्ट्रेट लाइन में बॉल आगे को चलने लग गई। जब आपने इसको एक बार पुश करके, मतलब इसको एक बार धकेल के इसको छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि ये बॉल रुक जाती है। लेकिन गैलीलियो ने इस चीज़ को प्रपोज किया था कि ये जो चीज़ है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो बाहर से लगती है, इस वजह से रुक रहा है। अगर ये बाहर की फोर्स, बाहरी बल ना लगे तो क्या होगा, ये बॉल लगातार आगे चलती रहेगी। तो इसका एक सिंपल एग्जाम्पल उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया, उनके एक्सपेरिमेंट द्वारा समझते हैं। उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक है, जो एक समतल ना होके असमतल जो होता है उसको लिया। ये इंक्लाइन प्लेन है, एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन जिस पे कोई एक मार्बल, एक कांच की बॉल को उन्होंने क्या कराया, मूव कराया। कांच की बॉल उन्होंने इसीलिए ली क्योंकि ये देखा गया कि कांच की बॉल जो है या फिर कांच का जो सरफेस होता है वो सबसे कम घर्षण करता है अगर वो दूसरे सतह के साथ मिलता है तो यहाँ पर ये कांच की बॉल के साथ उन्होंने देखा कि जब वो यहाँ से उन्होंने इसको छोड़ा तो इसमें एक अनबैलेंस फोर्स कौन सी लग रही थी। यहाँ पर जब तक हमने रोका था तब तक तो उस पर बैलेंस फोर्स, मतलब हम जितना बल इसे, गुरुत्व बल इसको नीचे को खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जितना धरती इसको अपनी तरफ को नीचे को खींच रही है, उतने ही बल से हमने रोका हुआ। तो यहाँ पर बैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया। यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गई, बैलेंस हो गई, मतलब नेट फोर्स 0 हो गई, 0 हो गई। जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं तो इस पर अनबैलेंस फोर्स क्यों लगने लग जाती है, क्योंकि धरती द्वारा लगता हुआ जो बल है, गुरुत्व बल, जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, उसे लगातार नीचे की ओर लेते हुए आएगा। तो वो फोर्स ज़्यादा हो जाती है। जब ये फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से ये बॉल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, मार्बल, ये कांच की बॉल नीचे की तरफ आएगी। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं इसको एक दूसरे सामने में इंक्लाइन प्लेन रख दिया तो उन्होंने देखा जितनी ऊंचाई से ये चली थी उतनी ही ऊंचाई पे नीचे आने के बाद ये उतनी ही ऊंचाई फिर से ले लेती है, उतनी ही ऊंचाई गेन कर लेती है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसने जितना भी मोमेंटम गेन किया था, अभी उस चीज़ को भी समझेंगे, संवेग को भी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझिए, जितनी ऊंचाई से हमने छोड़ा उतनी ऊंचाई पे जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया, इसका जो कोण है उसे कम करना शुरू किया, इसके कोण को कम करते चले गए। तो उन्होंने देखा ये बॉल तब तक आगे चल रही है जब तक ये उतनी ऊंचाई पे ना पहुंचे। तो अगर इस कोण की बात करें तो इस कोण में उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी यहाँ तक आने के लिए, और इस कोण में उसे और ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी यहाँ तक, सेम ऊंचाई तक आने के लिए। इसी तरीके से जब इस कोण को मैं शून्य कर देता हूं, मतलब 0, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिजिक हो जाता है ये, तो बॉल यहां से आके फिर सीधे लगातार उनके अनुसार क्या है, चलती चली जानी चाहिए। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा पदार्थ इस दुनिया में नहीं है जो कि परफेक्टली फ्रिक्शनलेस, मतलब उसमें घर्षण बिल्कुल भी ना हो, 0 घर्षण हो। तो ऐसा शून्य घर्षण वाला कोई भी पदार्थ नहीं होता है। चाहे कांच की भी आप बॉल लें तब भी उसमें किसी प्रकार का कम से कम घर्षण बल लगता है, जो कि विपरीत दिशा में लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। उसकी वजह से ये कांच की बॉल भी एक समय पे जाके काफ़ी आगे जाके रुक जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो पहला हमारा नियम है गति का, वो ये होता है कि अगर कोई अनबैलेंस फोर्स काम नहीं कर रही है, कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, अगर मेरे को इस बॉल को रोकना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक विपरीत बल इस पर लगाना पड़ेगा, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये बॉल अपनी दिशा भी बदल सकती है और अपना स्थिति को भी बदल सकती है, इसको हम रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर गुरुत्व बल इसके सपोर्ट में काम कर रहा था, इसे नीचे लाने के लिए। जब ये वापस ऊपर जा रहा है तो गुरुत्व बल इसके विपरीत में काम कर रहा है, इसको रोकने के लिए। इसीलिए ऊपर जाते वक्त इसकी वेलोसिटी या इसका वेग या इसकी चाल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और नीचे आते वक्त इसकी चाल बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा इसका अंतिम वेग जो यहाँ पर आके होता है, वही वेग इसका प्रारंभिक वेग बन जाता है, और यहाँ पर अंतिम वेग क्या हो जाता है, जो इसका यहाँ पर प्रारंभिक वेग था। प्रारंभिक वेग यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ फाइनल में कुछ v हो गई,
और इसी v ये v इस वाले इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या बन गया, प्रारंभिक वेग बन गया, और अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर हमारा पहला नियम है, हमें क्लियर होता है कि जब तक कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा तो वो वस्तु उसी स्थिति में बनी रहेगी। इस चीज़ को हम एक और चीज़ में समझते हैं कि कोई भी, एक और शब्दों में समझते हैं हिंदी में, कि कोई भी वस्तु अपने जो स्थिति है उसमें रहने के लिए एक विपरीत दिशा में कार्य करती है, मतलब एक ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है, राइट। तो अपनी स्थिति में बने रहना चाहती है, इसको समझेंगे कि अपनी स्थिति में बने रहना चाहती है। तो यहाँ से हमारा जो इनर्शिया का कंसेप्ट है वो भी आता है, जिसको कि हम अगले लेक्चर में समझने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि गति का पहला नियम क्या है। तो ये गति का पहला जो नियम है, इसको हम दूसरे तरीके से भी हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी वस्तुएं होती हैं वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का हमेशा क्या करती हैं, विरोध करती हैं, राइट। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी ऐसे समझ सकते हैं, जो मैंने इतना आपको डेफिनेशन लिखा है, इसका परिभाषित किया, इसको आप दूसरी तरीके से भी ऐसे समझ सकते हो कि जो वस्तुएं होती हैं वो अपनी अवस्था में रहने के लिए क्या करती हैं, विरोध करती हैं, परिवर्तन, अपनी अवस्था के परिवर्तन में विरोध करती हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो गति का पहला नियम क्या है, बल क्या है, बल से क्या क्या हमें डेली लाइफ में चेंजेस होने दिखते हैं, और इसके आगे गति का दूसरा नियम और तीसरा नियम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।